नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय स्विंग टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सिलाई मशीन, उसके प्रकार, भाग व रख रखाव पर आपको मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सिलाई मशीन। सिलाई मशीन पर बात करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि सिलाई मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। जब सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले जो कपड़े वगैरह जो सिले जाते थे वो हाथों से सिले जाते थे। उनके सिलाई करने पर उसमें उतनी सफाई नहीं आती थी, सिलाई में उतनी मजबूती नहीं होती थी। तो आवश्यकता महसूस की गई कि एक इस तरह की मशीन बनाई जा सके जिसमें कि कपड़ों को सिला जा सके, जिससे कि उनकी सुंदरता भी आए और उनमें ड्यूरेबिलिटी या उनकी जो समय है वो ज्यादा समय के लिए प्रयोग किए जा सके। तो दो वैज्ञानिक थे, एलिस हाउ और थॉमस सैंड। इन दोनों ने जब औद्योगिक क्रांति का समय था 1790 के आसपास, उन्होंने एक सिलाई मशीन का आविष्कार किया जो कि बहुत ही शुरुआती रूप में थी। मेन इन्हीं का दोनों का योगदान है इन सिलाई मशीन के आविष्कार में। जब ये सिलाई मशीन यूज हुई तो बनाने के बाद इसमें से पाया गया कि दो चीजें इसमें मिली। एक तो सिलाई की गुणवत्ता अच्छी हो गई, दूसरा काम बहुत तेजी से होने लगा। जैसा कि मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति का समय था, तो उस समय जो काम, जब हम वैसे भी जानते हैं कि जब प्रोडक्शन करना होता है तो हमें, अगर हम धीरे काम करते हैं तो हमारा उसमें फायदा उतना नहीं होता है, उतना हमको लाभ नहीं मिलता है। तो प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी इस मशीन ने काफी योगदान दिया और इसका आगे चल करके फिर धीरे धीरे कई स्टेप्स में इनमें कई परिवर्तन हुए और उसके बाद हम जो आज की सिलाई मशीन हम देख पा रहे हैं वो उसके बाद ये मशीन उपलब्ध हो पाई। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलाई मशीन के प्रकार पे। सिलाई मशीन मॉडल के आधार पर कुछ प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे हम आपको 5 तरह की सिलाई मशीन मॉडल के आधार पर बता रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहली है घरेलू सिलाई मशीन। घरेलू सिलाई मशीन ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, घरों में हम मशीन का यूज करते हैं। उसमें एक छोटा सा तिकोई टाइप का लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर मशीन रखी होती है, हाथ से चलाने वाला एक हैंडल होता है और उससे हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो मशीन है वो है टेलर सिलाई मशीन। टेलर जो दर्जियों के पास मशीन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा घरेलू सिलाई मशीन से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखी होती है और उसको चलाने के लिए हमें हाथ की जगह हम पैर का प्रयोग करते हैं। हमारे दोनों हाथ इसमें खाली रहते हैं, जिससे कि थोड़ा सा सिलाई की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है और जल्दी से काम उससे थोड़ा हो सकता है। घरेलू सिलाई मशीन के कंपैरिजन में टेलर सिलाई मशीन का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, जिसको कि औद्योगिक सिलाई मशीन भी कहते हैं, ये थोड़ी सी और एडवांस होती हैं। इनमें क्या कह सकते हैं इसको, कि इसमें मोटराइज्ड होता है, जो हमने जो चलाने का जो, जैसे कि घरेलू वाली में हाथ से चलाते हैं, टेलर वाली पैर से चलाते हैं, तो औद्योगिक सिलाई मशीन जो है मोटर से चलाई जाती है। एक बिजली की मोटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और उससे हम इसको चला सकते हैं। तो इसकी रफ्तार, इसे ऐसे काम करने की जो गति है वो टेलर सिलाई मशीन से भी ज्यादा मिल जाती है। इसके बाद चौथी नंबर पर है पोर्टेबल सिलाई मशीन। एक ये छोटी हैंडी सिलाई मशीन होती है, छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगेन कैबिनेट सिलाई मशीन। कैबिनेट सिलाई मशीन अगेन इंडस्ट्रियल पर्पज में इस्तेमाल करते हैं। ये भी थोड़ा सा दूसरा रूप है, बड़ा रूप है, इसमें कुछ और ज्यादा चीजें रखी रहती हैं, आपके बहुत सारे टूल्स वगैरह रखने की सुविधा रहती है। तो इस मशीन को हम कैबिनेट सिलाई मशीन कहते हैं। इसके बाद हम चलाने के आधार पर 3 तरह की मशीन होती है, जैसे कि हाथ से, पैरदान से, विद्युत मोटर से। जैसे कि मैंने पीछे ही बताया, घरेलू सिलाई मशीन, चित्र में भी आप देख पा रहे हैं कि हाथ वाली मशीन है, ये हाथ से चलाई जाती है। दूसरी पैरदान से, जो आपने दर्जी वाली सिलाई मशीन देखी है, वो पैरदान से चलती है। और विद्युत मोटर से चलने वाली मशीन, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक मोटर लगा हुआ है, उसमें बेल्ट से जोड़ करके इस मशीन को चलाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं सिलाई मशीन के भाग। ये सिलाई मशीन के जो भाग हैं, ये आमतौर पर सभी सिलाई मशीन में कॉमन रूप से सिलाई मशीन लिया गया है, जिसमें कि हम भाग, इसके हम सभी भागों के बारे में जानेंगे। इसमें बाईं तरफ से लेकर के दाईं तरफ तक सिलाई मशीन के भाग दिए गए। टोटल 22 पार्ट इसके बताए गए हैं। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। नंबर 1 है टेंशन नट। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टेंशन नट है 1 नंबर पर। इस नट में का काम है, इसमें 2 प्लेटें लगाई जाती हैं और इनसे धागे को कस करके चलता है। इसके आप इसके बारे में आगे टॉपिक पे आगे हम और जानकारी देंगे।
तो इन दोनों प्लेटों को टेंशन डिस्क कहते हैं, जो कि नंबर 2 पे लिखाया हुआ है। इसके बाद नंबर 3 है आइलेट। आइलेट क्या है कि टेंशन डिस्क के ऊपर जो धागा आता है उसको वो गाइड देता है। यहाँ पे नंबर 3 आप देख सकते हैं, आइलेट है जिसके के अंदर से धागा गुजरता है। नंबर 4 है थ्रेड टेकअप स्प्रिंग। थ्रेड टेकअप स्प्रिंग एक यहाँ पर स्प्रिंग होती है जो कि धागे को ऊपर नीचे, जब सिलाई मशीन का ये मेन व्हील जब हम घुमाते हैं तो एक पीछे की तरफ एक लीवर होता है जो कि ऊपर नीचे चलता है, तो उसको चलाने के लिए एक स्प्रिंग इस्तेमाल होती है, उसको हम थ्रेड टेकअप स्प्रिंग कहते हैं। उसके बाद एक थ्रेड टेकअप स्पीकर है, सॉरी थ्रेड टेकअप लीवर है, जो कि अगेन जिसपे से धागा गुजरता है उसके आखिर में एक छोटा सा आइलेट होता है, छेद होता है और धागा उसके अंदर से गुजारा जाता है। उसके बाद छठे नंबर पर है थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है फेस प्लेट के ऊपर। तो धागा जब टेंशन डिस्क में आता है तो आता है आइलेट से, और जब टेंशन डिस्क से बाहर निकल करके सुई की तरफ जाता है तो वो थ्रेड गाइड से जाता है। इसके बाद नंबर 7 पर है नीडल। नीडल जैसा कि हम जानते हैं कि सुई को ही कहते हैं, तो नीडल वाला पार्ट हो गया। इसके बाद है प्रेशर फुट। नीडल के बगल में एक प्रेशर फुट होता है जो कि कपड़े को सिलने के समय दबा करके रखता है अपने स्थान पर, और अगर ये नहीं लगाएंगे तो कपड़ा आगे पीछे खिसकाने में समस्या होती है। तो इस नंबर 8 पर प्रेशर फुट है। नंबर 9 पर नीडल प्लेट है। नीडल प्लेट एक अर्धचंद्राकार प्लेट होती है जिसमें फीड डॉग और सुई के जाने के लिए जगह बनी होती है, तो इस प्लेट को हम नीडल प्लेट कहते हैं। नंबर 10 पर है स्लाइड प्लेट। इस नीडल प्लेट के साथ ही दूसरी एक आयताकार प्लेट होती है जिसमें कि इसको भी खोल करके हम नीचे बॉबिन, केस और शटल का एक्सेस पा सकते हैं, तो इसको हम स्लाइड प्लेट बोलते हैं। नंबर 11 है निडल बार। निडल बार वो बार है जिस पर की सुई को लगाया जाता है, जो कि ऊपर नीचे चलता है। ये बार जब मशीन चलाई जाती है तो बार ऊपर नीचे चलता है जिससे कि सुई भी ऊपर नीचे चलती है। नंबर 12 है प्रेशर बार। प्रेशर बार पर प्रेशर फुट लगा हुआ है, तो जब हम कपड़े को निकालना होता है तो हम प्रेशर फुट को ऊपर करते हैं और कपड़े को निकाल सकते हैं, और जब सिलाई करनी होती है तो प्रेशर फुट नीचे दबाते हैं तो उस प्रेशर बार से हम उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 13 पर है स्टिच रेगुलेटर लीवर। ये हम सिलाई मशीन के दाहिनी तरफ आ गए हैं। ये स्टिच रेगुलेटर लीवर है यहाँ पर, और इस लीवर का काम होता है कि हम, जैसा कि नाम है स्टिच रेगुलेटर, यानी सिलाई को घटाने बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लीवर को हम ऊपर नीचे करके सिलाई का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसको अपनी पोजीशन में होल्ड करने के लिए स्टिच रेगुलेटर लॉक स्क्रू होता है, जो कि 14 नंबर पर दिया है। किसी मशीन में ये लॉक स्क्रू अलग से भी होता है और किसी मशीन में इसी लीवर के ऊपर भी इंस्टॉल होता है, तो ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम इसका पर्पज ये है कि जिस भी सेटिंग में हमने सिलाई मशीन को सेट किया है वो सिलेक्शन हमारा जब तक हम ना चाहे तब तक ना बदले। सिलाई मशीन के चलते समय पता लगा बीच से सिलेक्शन बदल जाएगा तो सिलाई का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, तो ये लॉक स्क्रू का काम होता है कि हमने जिस भी सिलेक्शन में धागे उसको सिलाई को रखा है वो उसी सिलेक्शन पे बना रहे। इसके बाद है 15 नंबर पे बॉबिन वाइंडर। एक यहाँ नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा एल शेप की प्लेट होती है, इसके ऊपर अगेन 2 अवतल प्लेटें आपस में लगा करके बांधी जाती हैं, और यहाँ से इस पे धागा, जो हमारा यहाँ बॉबिन लगती है, इस बॉबिन को धागा डालने के लिए यहाँ पर हम यहाँ से एक धागा ऐसे जा करके, और ऊपर ये बॉबिन बॉबिन होल्डर है, बॉबिन बाइंडर है, जिसमें कि हम बॉबिन को लगा करके और ये धागा यहाँ से नीचे ऊपर जाता है और हम बॉबिन को भर सकते हैं। इसके बाद 16 नंबर पे वही जो मैंने बताया बॉबिन वाइंडर, इस पे हम बॉबिन को चढ़ा करके और धागा भरने का हम काम करते हैं। नंबर 17 है बैलेंस व्हील। बैलेंस व्हील ये बड़ा वाला व्हील है जिसको कि हम चलाते हैं। कभी जैसे सिलाई मशीन हाथ वाली मशीन है तो उसमें हैंडल लगा हुआ है, या पैर वाली मशीन है तो एक बेल्ट के थ्रू नीचे वाले बड़े वाले फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है, उसमें चलता है, या मोटर लगी है तो मोटर भी बेल्ट के थ्रू जुड़ करके इसको चलाने का काम करती है। इसके बाद 18 नंबर पर है स्पूल पिन, जो कि आप जानते हैं कि यहाँ पर स्पूल पिन है जिसमें जो हमारी नलकी है या धागा है उसको इसमें लगाते हैं। इसके बाद 19 नंबर पे है निडल क्लैंप। निडल क्लैंप अगेन ये क्लैंप है जो कि सुई को कसने के लिए इस्तेमाल होता है। सुई को निडल बार पर कसने के लिए जो क्लैंप यूज किया जाता है वो निडल क्लैंप है। प्रेशर फुट स्क्रू इसी तरीके से प्रेशर फुट को प्रेशर बार में कसने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो 20 नंबर पर प्रेशर फुट स्क्रू है।
इसके बाद 21 नंबर पर फीड डॉग, जैसा कि मैंने बताया था कि जो नीचे वाली इस निडल प्लेट है उसमें 3 लाइंस होती हैं जिनमें कि दांते होते हैं, जिसका कि काम कपड़े को आगे या पीछे खिसकाने के लिए किया जाता है। तो उन दांतों को फीड डॉग कहा जाता है। और नंबर 22 पर फेस प्लेट है। ये फेस प्लेट इस तरफ बाईं तरफ एक कवर जैसा होता है, जिससे कि इसके कई पर्पस हैं। इसमें जो भी ओपन पार्ट्स हैं उनको ढकने के लिए, उसको सुंदरता देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे आईलेट गाइड हो गया, थ्रेड गाइड हो गया, आईलेट्स हो गया, वो सब भी इस पे इंस्टॉल होते हैं। इसको ऑयलिंग के लिए भी हम इसमें स्पेस बना होता है, मशीन की ऑयलिंग, हम आगे भी आएगा तो हम आपको आगे बताएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, मशीन के भाग। अगेन इन भाग में हम थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको बड़ा बड़ा थोड़ा सा इलेबोरेट करके, थोड़ा सा बड़े से अच्छे से चित्र के द्वारा हम इसमें समझाया गया है। तो सबसे पहले है तनाव डिस्क, टेंशन डिस्क या तो तनाव डिस्क। ये डिस्क आप देख रहे हैं कि ये 2 डिस्क होती हैं जिनको कि अवतल करके एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। उसको उसके ऊपर ये टेंशन नट होता है और टेंशन नट और डिस्क के बीच में एक टेंशन स्प्रिंग होती है। तो जब नट को हम जितना टाइट करते जाते हैं ये प्लेटें उतनी टाइट हो जाती हैं और इससे गुजरने वाला ये जो धागा है उतना ज्यादा कस जाता है। तो इसको कसने के लिए घड़ी की दिशा में अगर हम घुमाते हैं तो ये डिस्क कस जाती है, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हम टेंशन नट को घुमाते हैं तो ये धागा ढीला हो जाता है। और इस धागे की सिलाई में बहुत आवश्यकता है। अगर ये धागा ढीला रहेगा तो जो नीचे से धागा आ रहा है वो भी ढीला हो जाएगा और सिलाई आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो इसको एक सही टेंशन देना बहुत जरूरी है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो सिलाई टूट भी जाती है। तो इसलिए इसका जो तनाव है वो सिलाई और कपड़े के आधार पर, धागे के आधार पर हमको सेट करना पड़ता है और वो फिक्स रहना चाहिए। इसके बाद है अगला टेकअप लीवर। टेकअप लीवर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टेकअप लीवर फेस प्लेट से निकला हुआ एक लीवर है जो कि टेकअप लीवर है, जिसमें कि हम धागा डालते हैं। और ये सिलाई मशीन जब चलती है तो टेकअप लीवर ऊपर नीचे चलता है। इसके बीच में एक आइलेट है, छोटा सा धागा जिसके अंदर से धागा डाल करके और फिर ये नेक्स्ट गाइड को जाता है। तो ये हो गया आपका टेकअप लीवर। इसका 2 मेन पर्पस है, एक सुई को धागा देना, जो यहाँ से धागा आने के बाद, ऊपर से आने के बाद यहाँ से टेंशन डिस्क से हो करके धागा यहाँ आता है, यहाँ से फिर सुई को धागा जाता है। दूसरा है शटल द्वारा गठित लूप को कसने के लिए, जो नीचे शटल लगा हुआ है उससे जो धागा बनता है, जो उसका छल्ला बनता है, उसको टाइट रखने के लिए इसका काम होता है। दूसरा है नेक्स्ट पार्ट है फेस प्लेट। फेस प्लेट जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि ये प्लेट होता है जो कि कवर टाइप, कवर नुमा होता है और इसके अंदर इसको खोला जा सकता है और इसके अंदर से जो बहुत सारे प्रेशर बार और नीडल बार है वो इसमें दिखाई देते हैं। जब इसको खोल करके ऑयलिंग वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कवर है इसको फेस प्लेट कहा जाता है। अगला पार्ट है निडल बार। जैसा कि मैंने बताया था आपको पीछे भी, निडल बार उसको कहते हैं जिसमें कि सुई को लगाया जाता है या निडल को लगाया जाता है, वो ऊपर वाला हिस्सा निडल बार कहलाता है। और इसके बगल में आप ये प्रेशर बार देख सकते हैं। प्रेशर बार में ये नीचे प्रेशर फुट है और ये निडल बार में ये नीचे निडल है। तो जिस पार्ट में सुई लगाई गई है उसको निडल बार कहेंगे, जिस पार्ट में प्रेशर फुट लगाया गया है उसको हम प्रेशर बार कहेंगे। प्रेशर बार के ऊपर की तरफ एक प्रेशर फुट लिफ्टर होता है, जो कि आप इस चित्र में नीचे ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रेशर फुट लिफ्टर है। जब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो ये प्रेशर बार ऊपर उठ जाता है और कपड़े को निकालने में सुविधा देता है। जब हम इसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो प्रेशर फुट नीचे की तरफ जा करके कपड़े को होल्ड करता है, कपड़े को पकड़ करके रखता है अपने स्थान पर। तो प्रेशर बार हो गया, प्रेशर फुट हो गया। प्रेशर फुट लिफ्टर है एक ये लीवर जिसके बारे में मैंने बताया कि इसका काम है इस प्रेशर फुट को ऊपर नीचे उठाना। इन प्रेशर बार और प्रेशर फुट में एक स्प्रिंग भी होता है, प्रेशर स्प्रिंग, जो कि उस पोजीशन पे जो आपने सिलेक्शन किया है उस जगह पर इसको बना करके रखता है। नेक्स्ट हम आते हैं सिलाई नियामक, जिसको कि अंग्रेजी में स्टिच रेगुलेटर, मैंने पीछे भी बताया था। एक लीवर जैसा होता है। अलग अलग सिलाई मशीन में इसकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है, कहीं ये लीवर जैसा होगा, कहीं ये एक नट के जैसा होता है, बार जैसा होता है। तो इसको ऊपर नीचे करने से सिलाई का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। जितना हम इसको ऊपर ले जाते हैं सिलाई उतनी बड़ी होती जाती है, जिसको जितना नीचे ले जाते हैं सिलाई उतनी छोटी होती जाती है, उतनी बारीक हो जाती है। और इसके बगल में एक स्टिच रेगुलेटर लॉक स्क्रू है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लॉक स्क्रू इस जिस सिलेक्शन पर हमने लीवर को रखा है उसी जगह इसको बनाए रखता है। कई मशीनों में ये भी होता है कि हम सिलाई को
उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे जनरली हम देखते हैं जब हम सिलाई करते हैं, व्हील को घुमाते हैं तो कपड़ा पीछे की तरफ जाता है, हमसे दूर जाता है। तो अगर हम इसको रिवर्स मोड में सिलेक्ट कर देते हैं तो कपड़ा हमारी तरफ आने लगता है। सिलाई को, पहिए को हमें उसी तरफ घुमाना है, जो मेन फ्लाई व्हील है उसको हमें घुमाना एक ही दिशा में है, लेकिन कपड़ा हमारा आगे पीछे किया जा सकता है। जब रिवर्स मोड में कर देते हैं तो कपड़ा हमारी तरफ आने लगता है। तो ये काम सिलाई नियामक या जो स्टिच रेगुलेटर है उसका होता है। इसके बाद है बॉबिन वाइंडर। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, एक वाइंडिंग प्लेस होता है, जिस वाइंडिंग मतलब धागे को बॉबिन में चढ़ाना। तो जब बॉबिन भरनी होती है तो कैसे भरेंगे? अगर हाथ से भरेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए मशीन में एक सुविधा दी गई है कि आप उसमें बॉबिन को लगा करके, और ये हम प्रेशर का एक जगह होता है, उसको हाथ से दबा करके और फिर इस व्हील को घुमाएंगे तो ये व्हील भी घूमेगा और इसमें जो धागा है वो बॉबिन में भर जाएगा। बहुत सारी मशीनों में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे धागा भर जाएगा वो अपने आप मशीन रुक जाती है और आपको उसमें दबा के रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो घरेलू सिलाई मशीन होती है उसमें इसको दबा के रखने की जरूरत होती है। जितनी देर आप दबा के रखेंगे उतनी ही देर ये व्हील घूमेगा और उतनी ही देर आप धागे को भर पाएंगे। इसके बाद अगला है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, जिसको कि बैलेंस व्हील भी कहते हैं, ये मुख्य व्हील है जिससे कि सिलाई मशीन चलती है। तो हमने जैसे पीछे बताया 3 तरह का चालन था, हाथ से, पैरदान से या मोटर से। तो हाथ से चलाने पर एक हैंडल होता है जो कि इसमें किसी एक विंग को पकड़ लेता है और उसको हम जब घुमाते हैं तो घुमाता है। सिलाई मशीन, जो पावदान वाली सिलाई मशीन है, उसमें ये बेल्ट लगी हुई है, जैसा कि नीचे देख रहे हैं आप, आ रहे हैं आप, ये नीचे बेल्ट जाती है और ये बिग व्हील के साथ जुड़ करके, और जब हम पावदान को जब हम चलाते हैं तो ये मशीन चलती है। या फिर मोटर से ऑपरेट होती है, तो यहीं पर एक बेल्ट है, यहाँ छोटी सी मोटर लगा दी जाती है और उस मोटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। मोटर चलती है तो बेल्ट के द्वारा इस फ्लाई व्हील को घुमाया जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब जो फ्लाई व्हील है वो मुख्य यंत्र है या मुख्य भाग है मशीन का, जिससे कि मशीन को हम चलाते हैं। उसके बाद अगला है सुई की प्लेट यानी निडल प्लेट। ये एक अर्धचंद्राकार प्लेट है जो कि मशीन में नीचे की तरफ होती है। इसमें आप थोड़ा सा, और वहां क्लियर नहीं दिख रहा था, यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये फीड डॉग है। 3 लाइन है, जिसमें एक बड़ा है, एक बिल्कुल छोटा है, फिर एक मध्यम सा आकार का है और उसमें दांते निकले हुए हैं। और ये दांते कपड़े को आगे या पीछे खिसकाने में काम करता है। अब पीछे खिसकाने, जैसे रिवर्स मोड में रखा है तो उल्टी तरफ चलाएगा, फॉरवर्ड मोड में है तो कपड़े को सीधी दिशा में चलाएगा। फिर एक ये सुई के लिए एक छेद बना है, जो सुई ऊपर नीचे जाती है और हमारा जो सिलाई होती है वो यहाँ से हो पाती है। इसके बाद है फीड डॉग। मैंने बता ही दिया आपको, ये फीड डॉग और सिलाई प्लेट या सुई प्लेट, जिसको निडल प्लेट कहा जाता है, वो होती है। इसके बाद नेक्स्ट है साइड प्लेट, या इसको स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट क्या है? इसी निडल प्लेट के बगल में एक आयताकार प्लेट है जो कि बॉबिन का एक्सेस हमको देती है। जब इसको हम खोल कर या खिसका कर, दोनों तरह की होती है, किसी में स्लाइड टाइप की होती है, किसी में फ्लिप ओपन होती है, तो दोनों तरीके से उसको खोल करके हम इसके नीचे बॉबिन को एक्सेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब हमें उसमें धागा भरना है तो बॉबिन बाइंडर में रख करके भर करके और फिर उसको हम नीचे लगा करके और अपनी सिलाई कर सकते हैं। इसके बाद ये बॉबिन केस है, ये अलग से है, जिसमें बॉबिन केस के अंदर हमारी जो बॉबिन है वो लगी हुई है और इसको हम देख रहे हैं कि टेंशन स्प्रिंग होती है। ये एक उचित दबाव बना करके रखती है जिससे कि हमारा धागा एक सर्टेन प्रेशर से बना रहे, ताकि धागे में कसाव जो है सिलाई में अच्छा सा हमको मिल पाए। इसके बाद हमने अभी तक अपने सारे सिलाई मशीन के पार्ट्स देख लिए। इसके बाद हम आते हैं सिलाई मशीन के मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस या सिलाई मशीन का रख रखाव या कहें अनुरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हमें सिलाई मशीन को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना है बिना किसी समस्या के और अच्छी उससे सर्विस लेनी है, तो उसका मेंटेनेंस हमको सही समय पर करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलाई मशीन का हम मेंटेनेंस करते रहेंगे सही टाइम पर, तो हमें उसका जो परफॉर्मेंस है वो हमको अच्छी मिलेगी और सिलाई भी हमको अच्छी मिलेगी। तो मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है सफाई। यदि मशीन डेली इस्तेमाल हो रही है तो उसको डेली काम करने के बाद साफ करके उसमें जो कपड़े के धागे, कतरन वगैरह जो कुछ भी है उनको निकाल करके साफ करके रख देना चाहिए। अगर हफ्ते में, वैसे तो ये हमेशा ही आदत बना लेनी चाहिए कि जब हम सिलाई मशीन का इस्तेमाल करने के बाद हमें उसको साफ कर लेना चाहिए। वैसे अगर ज़्यादा यूज होती है तो ऑयलिंग करना भी है उसमें, और उससे भी उसका मेंटेनेंस अच्छा होगा।
मेन है कि उससे कतरन, जैसे कि देख रहे हैं हमेशा जो जमा लिंट धूल वगैरह हटा देनी चाहिए, और किसी भी हिस्से में तेल लगाने से पहले एक छोटे सूखे ब्रश से और एक मुलायम कपड़े की वजह से धागे के साथ जो है धागे के टुकड़े और कतरन हटा लेने चाहिए। ये आप देख रहे हैं जो नीडल प्लेट है उसको हमने खोला हुआ है, और इसके अंदर के पुर्जे जो दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर हम एक छोटे ब्रश से इसको हम साफ कर रहे हैं। तो इसमें इस तरीके से इसको खोल करके सुई को ऊपर रख करके 2 स्क्रू होते हैं, 2 स्क्रू से खोल करके निडल प्लेट बाहर निकाल लेते हैं और ब्रश से उसको हम साफ कर लेते हैं। जितना जो कुछ भी हमें गंदगी दिख रही है उसको हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसको वापस ऑयलिंग करके और फिर से हम इसको दोनों स्क्रू ढक्कन लगा करके दोनों स्क्रू बंद कर देते हैं। इसके बाद शटल रेस है। शटल रेस जो कि बॉबिन का जो स्लाइड प्लेट है उसको खोल करके एक्सेस मिलता है, या मशीन को हम उल्टा करके भी उसका एक्सेस पा सकते हैं। इसमें भी 2 स्क्रू होते हैं, 2 स्क्रू खोल करके इसके 2 हाफ्स होते हैं, दोनों को बाहर निकाल करके उसको साफ करके ब्रश के द्वारा उसमें जो कपड़ा धागा कतरन वगैरह पड़ी है उनको भी हम निकाल करके साफ कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक देख पा रहे हैं ये ऑयल का ड्रॉप बना, यानी यहाँ पर हम ऑयलिंग भी कर सकते हैं। ऑयलिंग के बारे में हम आपको आगे फिर और बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आया है ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या है कि जब हमने साफ कर लिया मशीन को तो उसके विभिन्न भागों पर जो कि चलायमान भाग है उनको हम साफ करना हमको बहुत जरूरी बन जाता है। तो उसके बाद उसके ऊपर तेल डालना भी बहुत जरूरी होता है। तो तेल के लिए जो मशीन का तेल है वो एक स्पेसिफाइड होता है, उस स्पेसिफाइड ऑयल को ही हमें उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक निश्चित जो नियत मशीन का तेल है वही तेल यूज करना चाहिए, ऐसे कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत तरह के तेल बाजार में उपलब्ध है लेकिन उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ हम सिलाई मशीन के लिए जो स्पेसिफाइड ऑयल है, जो कहा गया है कि यही तेल इस्तेमाल करें, वही तेल हम इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें क्या है कि जो चीज हम जितने पार्ट्स को खोल सकते हैं उन सारे पार्ट्स को खोल लें, साफ कर लें, साफ में उसमें कतरन धागे वगैरह हटा करके फिर उसके बाद उसमें हम ऑयल डाल करके और फिर वापस सारी चीजों को बंद कर दें। ना ऑयल बहुत कम होना चाहिए ना ऑयल बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो एक नियत मात्रा में ऑयल हमें डालना चाहिए। इसके लिए अगली स्लाइड हम आपको दिखाएंगे, उसमें आपको कई जो स्थान दिए होते हैं मशीनों के ऑयलिंग के लिए वो इसमें दिखाए गए हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं मशीन का ऊपरी हिस्सा है, में ये 3 छेद यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, उसके आगे बगल में से ऑयल की ड्रॉप बनी होती है, ये बना हुआ है। तो उन हिस्सों में ऑयल डाल करके और फिर थोड़ा सा मशीन को ऑयल डालने के बाद चला लेना चाहिए ताकि ऑयल सब जगह पहुंच जाए, उसकी जितनी भी चलायमान स्थान है उनमें पहुंच करके और हो जाए। इसके बाद में हम अगली चित्र में देखते हैं कि जो मशीन का नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी कई पॉइंट्स हैं जिनको कि हम चला सकते हैं, और इसमें ऑयल डालने के बाद इसको मशीन को थोड़ा सा चलाने के बाद में हम बंद कर सकते हैं। ये पावदान का एक चित्र है जिसमें कि ऑयलिंग दिया हुआ है, तो इसको भी ऑयलिंग कर देंगे तो इसमें भी थोड़ा सा स्मूथ मशीन चलेगी और उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मशीन डेली इस्तेमाल हो रही है तो हफ्ते में 1 दिन, और अगर मशीन कभी कभी इस्तेमाल होती है तो महीने में 1 बार ऑयलिंग। अब प्रशिक्षण का सारांश देखते हैं। हमने अभी तक आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम एक बार एक छोटा सा रिफ्रेशर टाइप का ले लेते हैं, ताकि हमने क्या क्या जानकारी ली उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का हमको उसका प्रोडक्शन करने की क्यों जरूरत पड़ी, उसकी हमको आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको कि सिलाई मशीन पहले से पहले हम जो भी काम करते थे वो सब हाथ की सिलाइयाँ इस्तेमाल की जाती थी, और मशीन के आने के बाद औद्योगिक क्रांति में के समय में ये मशीन का डेवलपमेंट या उसका जो आविष्कार है वो हुआ, और उसने हमारे सिलाई मशीन के युग में कपड़ों के एक इतिहास में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण इस मशीन की वजह से हम प्रयोग कर पा रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़ों का, और बहुत जगहों पर इंडस्ट्रियल यूजेस में भी इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारा। कई कंपनियां इसी के आधार पर, और बहुत तरह की, जब वो बेसिक सिलाई मशीन जब डेवलप हुई उसके बाद कई तरह की सिलाई मशीनें आ गई। जैसे कि आपने देखा होगा एक इंटरलॉक की मशीन अलग आती है, फिर एक पैराशूट स्विंग मशीन होती है, वो सब बेसिक, उन सभी मशीनों का बेसिक ये हाथ वाली सिलाई मशीन ही है। उन्हीं को रूप बदल बदल करके अलग अलग तरह से मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में। हमने उनके
भाग जाने, मुख्य भाग सभी सिलाई मशीनों में कौन कौन से उसके भाग हैं, उनका क्या प्रयोग है, कहाँ होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका रख रखाव भी हमने जाना, कैसे मशीनों को मेंटेनेंस उसका किया जाना चाहिए, कैसे कितने समय में उनका प्रयोग करते हैं, तो कैसे उसकी ऑयलिंग करते हैं, कैसे उसके जो भाग खोले जा सकते हैं उन भागों को खोल करके उसके अंदर की गंदगी को साफ करते हैं। गंदगी में जनरली कपड़ा, धागा, यही इनके टुकड़े रहते हैं, उनको हम निकाल करके उनको कैसे हम साफ करते हैं। और उसमें ऑयलिंग कैसे, ऑयलिंग में खास चीज़ ये ध्यान रखने की है कि हम जो ऑयल हो, प्रिस्क्राइब्ड ऑयल मशीन का, हर मशीन का कई जितनी मशीनें हैं उनमें कुछ मशीनों के प्रिस्क्राइब्ड ऑयल अलग होते हैं, तो हम हमेशा जो उसके कंपनी के द्वारा बताए गए ऑयल है उन्हीं का हम प्रयोग करें उसके लुब्रिकेशन से। तो उससे क्या है कि हम मशीनों का जो कार्यकाल है वो लंबे समय तक मिल पाएगा, उनके पार्ट्स की लाइफ बढ़ेगी, उनका सर्विस अच्छी मिलेगी, और इस तरीके से हम मशीन का मेंटेनेंस भी अच्छे से कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमने इस पूरे अध्ययन में, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में हमने जो संदर्भ प्रयोग किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। जो टॉपिक है, जो उसके चित्र वगैरह लिए गए हैं, वो सभी राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, जिसको कि निमी भी कहते हैं, उनके द्वारा प्रदत्त जो पाठन सामग्री है उसका मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। सारे चित्र उनसे लिए गए हैं। कुछ टॉपिक को हमने विकिपीडिया के द्वारा भी प्रयोग किया है। जो विकिपीडिया सर्च है उससे हमने उनके जो वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी वगैरह विकिपीडिया के मदद से ली गई है। कुछ चित्र वगैरह मैंने इसमें गूगल सर्च का प्रयोग करके इस्तेमाल किया है। तो मुख्य चीजें हैं कि हमारा जो संदर्भ है वो ये है। और हमने अभी इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है, हमने आज सिलाई मशीन के भाग, प्रकार एवं रख रखाव पर आपको जो प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा है ये प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।